भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का ये दौर है, हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, रंगमंच से बेहद दूर। इसी दूरी को थोड़ा कम करने के लिए हम आपके बीच में रंग समागम लेकर के आए हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको उन विभूतियों से परिचित कराएंगे, उनकी रंग यात्रा से परिचित कराएंगे, जिन्होंने रंग कर्म के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है, अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। आज इस सत्र का पहला दिन है और आज हमारे बीच में हैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी की वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती चित्रा मोहन जी। चित्रा मोहन जी पिछले 3.5 दशकों से सक्रिय रंग कर्म कर रही। आइए देखते हैं इन 3.5 दशकों की इनकी रंग यात्रा कैसी रही। स्वागत है मैम आपका रंग समागम 2020 में। नमस्कार, सभी देखने वालों को भी बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप मैम लॉकडाउन के पीरियड में? बिल्कुल अच्छे हैं, सेफ हैं और दुआ करती हूँ कि सब लोग सेफ हों। लॉकडाउन में हम लोग सब कैद हैं, तो बस घर पे ही हूँ और आपसे आज बात कर रही हूँ, रूबरू हूँ सबके सामने। स्वागत है आपका पुनः इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं आपकी रंग यात्रा से। एक लंबी रंग यात्रा रही है आपकी। परत दर परत हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कितनी लंबी, लगभग 3.5 दशक की रंग यात्रा। जी। इलाहाबाद की एक स्नातक करती हुई छात्रा सबसे पहली बार अचानक कैसे रंगमंच से टकरा गई? हाँ, विजित एक मासूम सी लड़की, बहुत सारे सपने थे और डॉक्टर बनना चाहती थी और इंटर उसने साइंस साइड बायो से किया। सडनली माँ की डेथ हो गई गर्मियों में और बिल्कुल विचार बदल गए। 2 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी और मन में ये जिज्ञासा था कि मरने के बाद लोग जाते कहाँ है, मम्मा गई कहाँ? तो इंग्लिश और इंडियन हिस्ट्री एंड फिलॉसफी लेकर के मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया और उसी बीच इलाहाबाद प्रयाग रंगमंच की स्थापना हो चुकी थी और वहां पर एक बाल भवन हुआ करता था, तो मैं बहुत जाती थी। क्रिएटिव शुरू से थी। तो बहुभाषी रंगमंच उस समय का बहुत प्रसिद्ध ग्रुप था, उसकी डॉक्टर सूर्या अवस्थी डायरेक्टर थी और बहुत खुशी की बात है कि मैं जुड़ी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हम लोग एक नाटक करने जा रहे हैं, बेटा तुम करोगी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। और उस समय दिल्ली से पास आउट थी नंदिता श्रीवास्तव, तो वो आई थी और मेरा ऑडिशन लिया। मुझे कुछ नहीं आता था, सहज भाव से जो कहा वो उन्होंने आपने कर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस समय के उस टॉप मोस्ट नाटक जो बहुत चर्चित हुआ, बोइंग बोइंग के नाम से, और उसमें मैंने इंडियन एयर होस्टेस का रोल किया था। उसके बाद गोदान किया और बस वहीं से ये कीड़ा जो था ना ये वहीं से लग गया। उसके बाद बदली और हम लखनऊ आ गए और 83 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिलॉसफी में किया और उसके बाद फिर नई कहानी है, वो विजित के साथ जब हम आगे और शेयर करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि जिंदगी ने तो इलाहाबाद से रंगमंच का जो अनुभव था वो समेटे हुए स्नातक पूरा करके आप लखनऊ की ओर बढ़ी। पर स्नातक किया आपने जी। फिर आपके नाम के साथ और आपके जीवन के साथ भारतेंदु नाट्य अकेडमी हमेशा के लिए जुड़ गया। कैसे ये नाम, पहली बार इस नाम के प्रति आपका आकर्षण हुआ या पहली बार कब आप जान पाई भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में? विजित, मैं अब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगी हूँ कि ऊपर वाला है। हम लोग नाटक के क्षेत्र में उससे भी सुपरमैन कोई है जो वो हमारी स्क्रिप्ट लिखता है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने खत्म किया और गर्मी की छुट्टियां थी और मेरी सिस्टर की जो सहेली थी उसका भाई ऐसे ही आया, उसके हाथ में एक फॉर्म था। तो मैं अपनी पीएचडी की तैयारी कर रही थी, इंडियन फिलोसफी में एनरोलमेंट करा लिया था डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी के अंदर में, मेरी गुरु है वो। तो वो फॉर्म था, तो बाथरूम में ये कैसा फॉर्म है? बोला ये बीएनए। हमने कहा बीएनए क्या होता है? बोला वहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्टीट्यूट है। बोले भाई मेरे तू मुझे दे देना ये फॉर्म। बोला नहीं अब ये लास्ट डेट है, अब हम साइकिल चला लेते हो फिर ले लेना।
तो उसने मुझे दे दिया और मैंने वो फॉर्म भरा, रिक्शे से गए और काफ़ी दूर था उस समय, महानगर में हुआ करता था 2 कमरों के मकान में भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और राज बिसारिया जी हमारे आदरणीय जी, पंडित जी, राज जी। बिसारिया जी गुरु थे, उन्होंने ऑडिशन दिया। वहाँ पर विजित जी, जी, से जी। बार बात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो एमए कर चुकी हैं, जी। फिलॉसफी में पीएचडी जॉइन कर चुकी हैं, आप थिएटर में क्यों आना चाहती हैं? और अकस्मात मेरे मुँह से जवाब जी, जी। निकला कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे एक्सप्रेशन का माध्यम चुनना है, मैं अभी तक समझ नहीं पाई। जी, जी। और मेरा इंटरव्यू जी, सक्सेसफुल जी। हो गया, मेरा सिलेक्शन हुआ और वो दिन था जब 83 में मैंने बीएनए एज़ अ स्टूडेंट जॉइन किया, फिर मैंने टॉप किया, 83 से जी। 85 मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने टॉप किया तो मुझे इंटर्नशिप मिली और 86 में मैं स्नातक के साथ-साथ मतलब ये थिएटर में भी मैंने किया, और उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियाँ आई तो मैं एक सीरीज़ थी और सीरियल था, वो मुंबई चली गई। राज साहब का फ़ोन आया कि भई मैं तो घोड़े तैयार करता हूँ, कहाँ हो तुम? यहाँ वांट निकली है। मैं भाग करके वहाँ से आई और मेरा बीएनए में एज़ अ क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन ड्रामा सिलेक्शन हो गया एज़ अ टीचर, प्रवक्ता के तौर पर। और तब से मैं जो 86 से मैंने शुरू किया, तो आज तक मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी से जुड़ी हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है विजित कि मैं एक आई एम द ओनली स्टूडेंट जो आई और आज तक अकेडमी में है, गई नहीं वहाँ से। क्या बात है! ये मुझे लगता है भारतेंदु नाट्य अकादमी के इतिहास में शायद ये इकलौता नाम आपका दर्ज है जी, ये कि जो एक बार तो प्रवेश किया हाँ, और लग दोबारा फिर सेवानिवृत्त होने के बाद से ही शायद अभी 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 मेरा शायद और मेरे बहुत गर्व हम की सभी उम्मीद करते हैं कि जब तक पूरी ऊर्जा आप में बची हुई है, तब तक आप रंग कर्म की सेवा करती रहें, भारतीय नाट्य अकेडमी के माध्यम से जुड़ करके। एक बड़ी रोचक बात और सुनने में आई थी कि जिनके माध्यम से आपने वो फॉर्म लिया था, शायद उनका चयन नहीं हो पाया था भारतीय नाट्य अकेडमी में। और वो ग्रामीण क्या ये कथा सही है? बिल्कुल घटना सही अच्छा। है। और आज भी जब हम लोग मिलते हैं तो वो जी, जी। कहते हैं देखिए ना आपकी किस्मत थी, आप कहाँ पहुँच गई और मैं देखिए ग्रामीण बैंक में हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा नियति और ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट लिखता है ना अ, ये उसकी स्क्रिप्ट में तो मैं आ गई जो इसी जगह पे हमें नियति को मानना होता है इसी जगह पर वो बहुत बड़ा कि लगा। फॉर्म लिया किसी और ने, भरा आपने। जी, जी। जी। तो ऐसे ही ड्रामा हुआ। अच्छा, एक एक बात हमारे दर्शक और जानना चाहेंगे कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी में जो लोग भी वहाँ से पास आउट होते हैं डिप्लोमा करके, सबको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, चुनिंदा लोगों को मिलती है। जी, जी। तो आपको इंटर्नशिप मिली कुछ विशेष? हाँ, मैं बताना चाहूँगी ये इसलिए मिलती थी कि जो टॉप करता था तो वरीयता क्रम में पहले और दूसरे को 2 लोगों को मिलती थी, बाद में 4 कर दी गई थी, तो मैंने चूँकि टॉप किया था, तो मुझे इश्यू जी, जी। हुई थी और काफ़ी समय तक चली, फिर हालातों ने चेंज किया, तो अब अभी फिलहाल कुछ दिनों से स्थगित है, लेकिन मुझे ये जी, सौभाग्य जी, था जी। कि अपने बैच में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। 1986 में आपने संभवतः जॉइन किया, जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी में बतौर प्रवक्ता। जी। आज बतौर वरिष्ठ प्रवक्ता वहाँ पे कार्यरत हैं। 35 वर्षों की लगभग लंबी यात्रा है। जी, बिल्कुल। अ, बतौर प्रवक्ता कैसा क्या अनुभव रहा? क्या यात्रा रही? अगर उसको आप साझा कर पाएँ? ज़रूर। मैंने विजिट शुरू से ठान लिया था, ये कहने की बात नहीं है मैं मुंबई गई, मैंने 2 सीरियल्स भी वहाँ पर किए, बहुत सारे धारावाहिक भी किए, वो दौर था जब नए-नए सीरियल्स बन रहे थे, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं शायद रंगमंच में ही अपनी साँस ले पाऊँगी और जीवित रह पाऊँगी जैसे मैं चाहती हूँ। तो फिर मैंने उसी समय जी, तय जी, कर जी। लिया था और एक बात और थी, जो शायद मेरे गुरुजी राज बिसारिया जी ने हम लोग को सिखाई कि जितने लोग हैं सब एक्टर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, बाहर जाएँगे, फ़िल्मों में जाएँगे। अगली रंगमंच के लिए पीढ़ी कौन तैयार करेगा? मैंने तुम लोगों को इतना कौन तैयार सिखाया, करेगा? ये उत्तरदायित्व नहीं बनता तुम लोग का? और वो जो छाप पड़ी, तो जी, मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को सिखाने में बिताऊँगी और मैंने बहुत खुशी से विजित इसे किया और आज तक कर रही हूँ और मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ और मैंने बहुत कुछ नाम, यश, शोहरत, पैसा सभी कुछ कमाया। मैं इसको बहुत
गर्व से महसूस करती हूँ और मुझे गर्व है कि इतने सारे स्टूडेंट, चाहे वो राजपाल यादव हो या नवाजुद्दीन हो या तमाम मुनीश सप्पल हो, राकेश यादव हो, इतने सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो निकले। और इतनी मज़े की बात थी कि जब मैंने जॉइन किया था तो मैं बिल्कुल बच्ची सी मैं खुद ही थी, मुझसे बड़े-बड़े तो मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, इंद्रदेव जी सिंह जी जैसे। लेकिन कुछ ऐसी गुरु जी की महिमा थी हमारे कि हम लोगों ने उस ग्रेस को हमेशा मेंटेन किया और बहुत मन लगा करके मैंने इसको अपनी पूजा माना विजित। और मुझे बहुत जी, जी, आगे जी। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, तो वो एक रिश्ता बन गया है जो गुरु शिष्य की परंपरा का था, वो आज तक चला आ रहा है। और जब उनको देखती हूँ आसमान के सितारे तोड़ते और आगे बढ़ते तो बहुत खुशी होती है कि इस यात्रा में कहीं छोटा-सा योगदान मेरा भी है। निश्चित तौर पे 3.5 दशक एक लंबा समय होता है जी, और मुझे लगता है कि पूरी एक जनरेशन को आपने यहाँ से निकल करके एक मुकाम हासिल करते हुए देखा है। जी, लेकिन इन्हीं सारी अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपने लगभग इस 3.5 दशक की लंबी यात्रा में 75 नाटकों का निर्देशन भी किया जी, और इसके साथ ही अगर हम बाल मैं पढ़ रहा था आपके बारे में तो मैंने देखा बाल नाट्य कार्यशालाओं को भी अगर देख लें तो तकरीबन 92 नाटक जी। 92 नाटक बतौर निर्देशक करना एक तो बड़ा आंकड़ा है। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएँ कि निर्देशकीय पारी कैसी रही आपकी? जी, मैं बताती हूँ, मैंने अपनी पारी शुरुआत की थी अभिनय से और लोग कहते थे कि बहुत अच्छी अभिनेत्री हूँ। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया और बतौर अभिनेत्री काम करना शुरू किया, तो दिमाग में हमेशा एक पहलू चलता था कि चित्रा जब तुम रोल तैयार करती हो, पूरे प्रोसेस में जाती हो, तुमने स्टानिस्लॉवस्की पढ़ा, ब्रेख्ट पढ़ा, तुम तैयारी करती हो सिर्फ़ अपने कैरेक्टर पे। लेकिन मेरा जो दिमाग की और परतें खुलती थी, मुझे लगता था कि मैं पूरे नाटक को कैसे कमांड कर सकती हूँ, वो अभिव्यक्ति वाली बात। तो जाने कब मैं धीरे-धीरे निर्देशन में उतरी और मैंने पास आउट होने के बाद ही जब मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी में 86 में मैंने कंप्लीट किया नौकरी जॉइन की, तो सबसे पहला नाटक मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम किया था और आप यकीन नहीं करेंगे वो दौर था जब राघव प्रकाश मिश्र जो इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जी, लाइट डिजाइनर हैं, लाइट वो लाइट हमारे जूनियर हुआ करते तो उस समय 56 लाइट लगाई अच्छा, थी। और हमने जब ये क्या नाटक किया बात है! तो दीप्ति मोहन जी जैसे लोग और तमाम राज साहब ने कहा कि भई मैंने तो तुमने सोचा नहीं तुम करोगी। और यकीन मानिए अभिजीत कि लोगों ने ये कहा कि चित्रा आपने फ़िल्म बनाई है और रवि नागर ने उसमें जो क्या बात गज़ब का म्यूज़िक किया था, हम दोनों युवा है! जी, जी, ऊर्जा से लबरेज़ आए, अखिलेश दीक्षित जी जो अब इस जी। दुनिया में नहीं है, एक बेहतरीन टीम बनी थी और बहुत गज़ब का प्ले था। तो ये जो तब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे निर्देशन में जाना चाहिए। तो धीरे-धीरे अभिनय तो कम होता गया और मैं पूर्ण रूप से उतर गई। लिखने की भी क्षमता थी, तो मैंने बहुत सारे नाटक लिखे और मुझे पता नहीं चला। मैं इतनी तेज़ गति से काम कर रही थी, आज मैं जब एनालिसिस करती हूँ तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि भई ये कौन-सी ऊर्जा थी जो मैं करती चली गई। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं और जहाँ से भी काम आता था, मैं मन लगा के करती थी और शायद इस काम ने मेरी पहचान बनाई। एक बात और कहना चाहूँगी, जब मैं निकली जी, जी। ये वो दौर था जब रतन खियाम साहब, बाबा कारंत जी, ये सारे लोग बहुत ऊर्जा से काम कर रहे थे। तो मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह आया कि मैं ऐसा अलग क्या करूँ? क्योंकि मैं तो शहर की लड़की थी, मेरे पास कोई विरासत में परंपरा नहीं थी, कोई फ़ोक फ़ॉर्म नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। तब मैंने कहा कि हमने नाट्य शास्त्र पढ़ा है और मैंने नाट्य शास्त्र के जो चित्राभिनय और साधारणीकरण और रंग तत्व, इन तीनों को लेकर के सहज भाव से। और मेरे नाटकों में हमेशा आप देखेंगे मैं मल्टीमीडिया का बहुत कम प्रयोग करती हूँ, नहीं के बराबर करती हूँ, सिर्फ लाइट्स को छोड़ जी, करके। जी। आधुनिक रंग जी, जी, जी। और मेरे में स्पेस और एक्टर और रंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसने मुझे एज़ अ चित्रा मोहन नाट्य निर्देशिका एस्टेब्लिश किया। एस्टैब्लिश किया। और बहुत खुशी हुई मुझे कि प्रयाग में ही महिला रंग निर्देशकों का एक आयोजन हुआ था एनसीजेडसीसी में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं, नादिरा बब्बर जी, अमाल अल्लाना जी और उषा गांगुली जी, हम चारों के प्ले गए थे और मेरा प्ले था संक्रमण। तो ये भी मेरे उस पे अलग से बात करेंगे, इस पे भी अलग से बात करेंगे, संक्रमण की तो बहुत लोकप्रियता रही है, उस पे अलग से बात करेंगे। एक बात ये जानना चाहूँगा मैम कि ये जो आपकी लगभग 92 नाटकों की निर्देशकीय पारी रही है, अब आप चूँकि मॉडर्न और क्लासिकल दोनों ही ड्रामा पे काम कर रही हैं।
तो इसमें कितनी विविधता रही? जो आपके ये निर्देशकीय पारी रही, इसमें विविधता कितनी रही अलग-अलग शैली के नाटकों की? बहुत अच्छा सवाल है। क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन ड्रामा, तो मेरा बेसिक जी, जी। इंडियन था। मैंने कुछ नाटक जी। विदेशी किए हैं, लेकिन बहुत कम, 2-4 है ना? लेकिन हुँ, ज़्यादातर मेरा फ़ोकस जो था इन 2 चीज़ों पर था। तो जो क्लासिकल है, ज़ाहिर-सी बात है, क्लासिकल की जब हम बात करते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जिसमें वो सारे नियम सिद्धांत आते हैं। तो मैंने संस्कृत हुँ, के हुँ, हुँ। बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया विज्ञान शाकुंतलम, भास के कम से कम 7-8 नाटक, भास त्रयी मैंने किया था जिसमें अरिमार्गम, उरुभंगम और एक नाटक और था, वो तीनों को मिला के मध्यम व्यायोग, वो मिलाकर के हुँ, एक हुँ। बार में दर्शकों को 3 नाटक दिखाए थे मैंने, तो उसको इस तरह से हुँ, हुँ, जोड़ा हुँ। था। तो जहाँ तक जब मैंने संस्कृत नाटक किया, मैं पडिक्कर साहब को बहुत मानती हूँ, उनके साथ मैंने 1 महीने की वर्कशॉप दिल्ली, गुड़गाँव में की थी। तो हुँ, कुछ हुँ, हुँ। चीज़ें मैंने उनसे सीखी, तो मैंने कहा नहीं, अगर शास्त्रीय करें तो विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा में करेंगे। तो ये इसने हुँ, हुँ। नाटकों को बहुत जान दी, और ये एस्टैब्लिशमेंट भी मैंने किया, और जो मॉडर्न मैंने किए, उन मॉडर्न में भी मैंने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरा दर्शक। तो दर्शक को हुँ, दिखाने के लिए मैंने कभी स्तर से समझौता नहीं किया, लेकिन हमारे दर्शकों की जो मानसिकता है, मैं अपने नाटक के उस स्तर पर दर्शकों का स्तर लेके आई। इसीलिए मेरे बहुत अपने दर्शक बने, चाहे वो भारतीय हुँ, नाट्य हुँ, हुँ। अकेडमी में हो, चाहे यहाँ से बाहर हो, और मैंने उस मॉडर्निज़्म को अपने इंडियन कल्चर के अंदर बाँधे रखा। अगर वेस्टर्न है तो अलग है, नहीं तो नहीं। और कोशिश ये की कि हुँ, हुँ, हुँ। एडॉप्शन करके उसको भी भारतीय परिवेश में ले आऊँ, तो वो हमारी आत्मा से हुँ, हुँ। जुड़ता है और दर्शकों से जुड़ता है, क्योंकि मैं उनके लिए करती हूँ। तो इसलिए निश्चित तौर पे। अंतर था, और डिफाइन कर सकते हैं अलग-अलग। एक जो वर्तमान दौर में जो विशेष रूप से युवा निर्देशक हैं, जी। अ, उनके मन में एक प्रश्न लगातार आता रहता है और इस अभाव से भी जूझते रहते हैं कि नए नाट्य लेखक जो हैं, हुँ, वो थोड़े शायद जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसी पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हुँ, नए लेखक उतनी ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं या हो भी पा रहा है तो शायद पब्लिकेशन उस तरह से नहीं हो पा रहा है, लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। हुँ, आपके बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपने 2-3 कहानियों का और नाटकों का ऐसा एडॉप्टेशन किया है कि जो एक हमें एक नया विज़न देता है कि ऐसा नहीं है कि अगर नया नाटक नहीं आ रहा है, तो हम पुराने नाटकों को या पुरानी कहानियों को नए तरीके से एडॉप्ट नहीं कर सकते। मैं कुछ नाटकों का नाम लेना चाहूँगा या कहानियाँ जिनमें हैं महामाई, महानिर्वाण और संक्रमण। ये बहुत ही लोकप्रिय रहे और आपने इसको जिस तरीके से एडॉप्ट किया है जी। वो बहुत चर्चा का विषय रहा। अगर इस पे आप कुछ हाँ, प्रकाश डालते हैं। मुझे बहुत अच्छा सवाल है। हमने भी जब अपनी पारी शुरू की थी तो बिल्कुल युवा थे और वही चैलेंजेस थे। तो सबसे बड़ी बात है, मैं युवाओं के लिए भी कहना चाहूँगी, आप नकल मत कीजिए, पहली बात। अपने इडियम्स खुद गढ़िए, अपनी समीकरण खुद बनाइए, ये हो गई 2 बात। और तीसरी बात है कि देखिए, हिंदी रंगमंच में नाटकों का रोना तो है। एक दौर था जब मोहन राकेश जी ने नाटक लिखे हिंदी में, धर्मवीर भारती जी ने लिखे, और बहुत सारे नाटक, चाहे वो गिरीश कर्नाड हो, चाहे और जो भी हो, तो उनके अनुवाद हो करके आए, है ना? वो उस दौर में हज़ारों तरह से ये नाटक खेले गए। फिर उसके बाद वही खालीपन का, सख्ते का दौर आया। तो मेरी निगाहें जी, जी। शुरू से खुली हुई थी। मुझे लगा कि नहीं, जिसको काम करना है और रंगमंच करना है, तो आपके पास सामग्री तो बहुत है। आपकी दृष्टि जी, पैनी जी। होनी चाहिए, और आपको ये करना पड़ेगा कि उसका स्वरूप कैसे बदले। तो मैं गिरीश कर्नाड को मैं देखती थी कि वो सारे माइथोलॉजी से या ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को लाते थे, वैसे ही रखते थे, और उसका भावबोध बदल जाता था, दृष्टिबोध बदल जाता था। कहानी माइथोलॉजी की थी। तो जब मैं थी, छोटी थी, तो मैं जब इस दौर से गुज़र रही थी, इन लोगों को परख रही थी, तो मैंने कहा, चित्रा, तुम ये बात क्यों नहीं कर सकती हो? अगर बहुत सारे नाटक हैं जो फेल्योर हुए हैं या टॉप में रहे हैं, जी, आप जी। आज अपने समय में, अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंटेम्परेरी रेलेवेंस को देखते हुए उसमें नया दृष्टिकोण, नया बोध क्यों नहीं डाल सकते हो? तो जैसे अभी महामाई की बात करी, बहुत नाटक हुए लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, या जैसे महानिर्वाण की बात करें, तो मैंने महामाई और ये महानिर्वाण या संक्रमण को मैंने पूरा नए दृष्टिबोध के साथ लिखा। मूल आलेख था, वो पूरा क्रेडिट था, लेकिन मैंने ये लिबर्टी ली। उसके लिए थोड़ा-सा धृष्ट हुँ, होना पड़ता है, तो लेखक को दुखाना नहीं है, सहमति ले लें अगर वो है तो, लेकिन मैंने उसको भावबोध दिया नया, और फिर वो इतना हिट हुआ कि उसके इतने शोज़ हुए, दिल्ली में डबल स्टैंडिंग ओवेशन मिला हमें। जहाँ तक की बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, संक्रमण। संक्रमण में सिर्फ़ 3 बयान हैं,
एक फादर जी, जी। बोलता है अपनी बात, फिर बेटा अपनी बात बोलता है और माँ बोलती है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि इसको तो मंच पर आना चाहिए और स्वर्गीय जी, जी। कामता नाथ जी की कहानी है बहुत चर्चित, तो मैंने फिर कंसीव किया, जैसे भी किया वो तो आप लोगों ने देखा ही है और मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, शायद मैं इसको अपने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड मानती हूँ कि वो मंच पर जी, आए और जी। उन्होंने कहा कि मेरी इस कहानी को नसीरुद्दीन शाह ने भी किया, अंकुर जी ने भी किया, लेकिन चित्रा ने जिस तरह किया वो मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। मैंने इस कहानी को ऐसे ही देखा था। तो मैं हाथ जोड़ करके उनको नमन करती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। तो मेरे लिए क्या होता है कि जो भी भावबोध क्या हम सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ विजित रंगमंच में सब आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। तो बिल्कुल सहज हो जाइए, जी, उसी में जी। से ढूँढिए और मैंने ज कभी अपनी नानी को देखा था, नाना जी को देखा था, वो कैसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए गुस्सा करते थे, इंटरैक्शन मामा लोगों से, तो मैंने कहा यही तो मूड है, यही तो इस लाइन में बात आ रही है। मैंने वहाँ से विजुअल पिक किए और डाल दिए और वो इतना सटीक था कि जब ये नाटक हुआ संक्रमण, तो लोगों ने मुझसे आके कहा कि आपने हमारे घर के अंदर क्यों झाँका? युवा ये कहते थे मेरे पापा से करते, पापा कहते थे मेरा बेटा ऐसे करता है, माँ कहती थी हमारी तो यही स्थिति रहती, आपने कैसे देख लिया? तो जन-जन से जुड़ा और इसके इतने शोज़ किए। तो मैं जुड़ती हूँ ज़मीन से और भावबोध नया डालने की कोशिश करती हूँ जो हमारे जनमानस से जुड़ जाता है। इसलिए नाटक बहुत सक्सेस हो जाते हैं। हुँ। आपका नाटक संक्रमण की कहानी पे जो आधारित था, रिफ्लेक्शंस अननोन, जी, जिस पे अभी आप चर्चा कर रही हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूरे देश में इसके बहुत सारे मंचन हुए और इसकी विशेषता ये थी कि 2 पीढ़ियाँ एक साथ इस नाटक को देख रही थी और उससे जुड़ा महसूस कर रही थी। तो ये आपके नाटक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। संयोग से मैं उसका साक्षी रहा हूँ, मेरी भी आँखें भरी हैं उसको देख कर के। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि विज़न एक नया नज़रिया पैदा करने का, चीज़ों को देखने का। तो आपकी ये जो विशेष रूप से 2-3 नाटक ऐसे रहे कि जो शायद पहले उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन आपने एक नया चैलेंज लिया। तो ये युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास पर्याप्त पर्याप्त कंटेंट है, नज़रिया पैदा करने की बस ज़रूरत है। खोजने की वही मैं अब हम पहली आते हैं हाँ, जी, 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 जी। जी, जी, जी। तो अब हम आते हैं कुछ फ्रेश कंटेंट पे कि जी। नया लेखन कार्य जो हो रहा है। अ, आपने बतौर लेखिका भी एक अच्छी पारी खेली है। जैसा कि मैंने पढ़ा है आपके बारे में। आपका आपके 3 नाटक बहुत लोकप्रिय हुए। लगाई बुझाई, फिर सुधि आई कबीर की और सुदामा के चावल। अ, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? पुराने नाटक बहुत सारे थे और आपने एडॉप्टेशन भी इतने अच्छे कर रखे थे। नया नाटक लिखने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अ, बतौर लेखिका आपकी जो पारी रही है, उस पे अगर आप प्रकाश डाल सकें। जी, मैं कहूँगी कि कभी-कभी क्या होता है आपका परिवेश और आपकी सोच और भीतर की कुलबुलाहट ये सब जब एक हो जाती है तब और ये वो दौर हुँ। था जब लगातार रोना हो रहा था। जब भी कोई नाटक हो तो उसी नाटक को जिसको देखो वही खेल रहा था, तो मैं खींच गई थी और मुझे लगा कि जी, जी, जी। कुछ क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा-सा कॉमेडी में भी बात कर सकते हैं। तो खोज के दौरान कभी-कभी क्या होता है कि ये जो आपने नाम लिया कि सुदामा, तो मैं दोस्ती एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बीच में खंजर भी भोंक देते हैं। तो मुझे कृष्ण सुदामा की बात याद आई, उसको मैंने कंटेम्परेरी रेलेवेंस में बिल्कुल आधुनिक बोध देते हुए लिखा और उसका सबसे पहला मंचन मैंने जी, जी। बरेली में किया था। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ पीड़ा जो होती है ना, वो भी नई सर्जना करा देती है। तो ये नाटक जो इसका नाम लिया आपने, ये मैंने इस दौर में लिखा और बाकी दोनों नाटक भी मुझे लगा कि जब आलेख की कमी है तो खुद से ट्राई भी क्यों ना किया जाए। तो जो लगाई-बिछाई की जी, बात जी, आपने जी। करी, तो ये एक छोटी-सी कहानी थी उसको मैंने पूरा लिखा मतलब वो पूरा बस स्रोत मैंने दिमाग में आया कि एक नौकर होता है बस उसकी बात थी। और इसकी जो जी, जी। सबसे बड़ी उपलब्धि विजित मैं शेयर करना चाहूँगी, ये 2004-5 के बीच की बात है। तो ये हो रहा था कि कास्ट बड़ी हो जाती है, आयोजक नहीं मिलते हैं, तामझाम बहुत हो जाता है, तो मैं फिर लग गई और लोगों से बातचीत मैं करती रही, एक्सप्लोर कर रही थी। मैंने कहा सेट का झामा बहुत होता है, तो क्यों ना अगर हम फ्लेक्सिबल सेट बनाएँ, तो लकड़ी का खर्चा बहुत आता है, कहाँ से पैसा होता नहीं है शौकिया रंगमंच पे ग्रुप्स के पास, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग पर्दे सिल करके बनाते हैं। तो हमने पूरा बॉक्स अ, अ,
हम संसाधनों पे भी आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इस बार बात करेंगे रंगमंच में सीमित संसाधनों से कैसे उम्दा नाटक खड़ा किया जा सकता है। जरूर जरूर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार पुनः स्वागत है मैम आपका रंग समागम के इस दूसरे सत्र में। पहला सत्र बहुत ही रोचक रहा, आपकी एक लंबी रंग यात्रा पे बहुत ढेर सारी चर्चा की हमने। हम वहीं से बात शुरू करेंगे जहां पे हमने पिछला सत्र समाप्त किया था। लगाई बुझाई की बात करते हैं। लगाई बुझाई आपका वो स्वलिखित नाटक रहा जिसको आपने स्वयं निर्देशित भी किया। लगभग 48 मंचन हुए उसके, 48 विभिन्न जगहों पे। और उसकी जो विशेषता रही वो ये रही कि बहुत ही सीमित संसाधनों में आपने इसको किया और बहुत सुर्खियां बटोरा इस नाटक में। उसके बारे में अगर कुछ बता सकें आप। जी बता रही हूँ। ये लगाई बुझाई इसलिए बहुत प्रसिद्ध रहा क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया एमेचर ग्रुप के साथ तो पैसे नहीं थे और संसाधन बिल्कुल ही नहीं थे। हमने घर से चीजें जोड़ी और उसमें बॉक्स सेट लगाना मजबूरी थी क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही यही था। तो फिर करते-करते एक्सप्लोर करते-करते ये हुआ कि ठीक है, कपड़े हम लोग बटोर सकते हैं और हम लोगों ने कपड़ों से पूरा बॉक्स सेट बनाया और जहाँ दीवारें जैसे मूर्ति हैं वहाँ पे जॉइंट्स लगाए कपड़े के और इस तरह से करके पूरा बॉक्स सेट था, उसमें विंग्स थे, सारी चीजें और पूरा सेट खड़े कर देते थे और सबसे ज़्यादा बस ज़रूरत हमें पड़ती थी कि हम अगर किसी कस्बे में भी जाते थे तो टेंट हाउस से हमें रॉड्स मिल जाती थी। हम वो लेते थे और उसमें पहना के पूरा सेट खड़ा कर लेते थे, विंग्स वगैरह सब। और उसकी दीवारों पे जो कपड़े की बनी होती थी उसमें चीजें चिपका लेते थे और जैसे कुर्सी मेज और वो इतना गजब का सेट था कि हमारा एक अटैची में आ जाता था। इसीलिए हम बिल्कुल थिएटर की तरह, व्यवसायिक की तरह हमने उसके 47 से जी, ज़्यादा ही शो किए और वो हमारा सुपर हिट जी, जी, जी। जी। मैम एक जो वर्तमान समय में रंगकर्मियों की बड़ी चुनौती है रंगकर्मियों के सामने। हम नाटक तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो सेट तैयार करते हैं, जो जिन संसाधनों का उसमें इस्तेमाल करते हैं सेट्स के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, वो पोर्टेबल नहीं बन पा रहा है। अ, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे जिसके कारण आयोजकों पे बहुत बड़ा भार पड़ता है? अगर आयोजक बुलाना भी चाहता है, कई बार इन परिस्थितियों में नहीं आमंत्रित कर पाता है नाटकों को कि वो उतने संसाधन मुहैया नहीं करा पाएगा। तो ये प्रयोग जो आपने इतने पहले किया हुआ है, आज के वर्तमान दौर में रंगकर्मियों को क्या सुझाव देंगी संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में? मेरा तो बिल्कुल यही सुझाव है कि देखिए रंगमंच के पास वैसे भी पैसा नहीं है। सारे रंगकर्मी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, ग्रांट्स बहुत कम मिलती हैं। तो बेहतर ये होगा कि एक्टर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेस और दर्शक ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्टर अगर आपका पावरफुल है तो आप ये देखिए कि कम से कम में मिनिमाइज़ेशन में कैसे हम अपनी चीज़ों को कह सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे रंगमंच ऐसे हैं जो इतने सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। तो मैंने जो भी नाटक किए, आप देखेंगे उन मेरे अपने नाटकों की भी 2 श्रेणियाँ हैं। अगर देखा जाए तो कुछ मेरे नाटक हैं जो इतने भव्य हैं, बड़े हैं लेकिन उनके हम बहुत शो नहीं कर पाए क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ उसमें सेट बहुत हेवी थे। फिर मैंने ये मध्यम मार्ग निकाला, हमने कहा नहीं सेट मिनिमाइज़ करेंगे। जैसे संक्रमण अगर आपने हुँ, देखा हुँ। है, तो उसमें सिर्फ़ जी, पतले-पतले जी। फ्रेम हैं और वो पूरे घर को बयान करते हैं और उसी में फादर के मरने के बाद उसमें फ़ोटो भी टंग जाती है, माला भी टंग जाता है, उसी अरे! हैंगर में कपड़े भी टंग जाते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल। तो मेरे ज़्यादातर नाटकों में मैंने अपने सेट को इसी तरह इज़ाद किया। तो वो कम से कम में बहुत ज़्यादा और इसीलिए शायद हम इतने-इतने नाटकों के इतने ज़्यादा शोज़ कर पाए। तो इसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और जैसे कि बात है कि सेट डिज़ाइन के तमाम तरीके हैं, आप सजेशन में लगाइए, फ्रेगमेंट्स में लगाइए, जैसे चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच से थोड़ा बचना पड़ता है ऐसे नाटकों के लिए। जी, जी, जी। निश्चित तौर पे मैम आपका ये सुझाव बहुत ही ज़रूरी है वर्तमान में रंगकर्मियों के लिए, चूँकि सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि कितना सजेस्टिव सेट लगाएँ ताकि आयोजक हमें विभिन्न जगहों पे हम करा सकें इस नाटक को अपने। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैम ये है कि रंगमंच को जो लोग व्यावसायिक तौर पे देख रहे हैं, उसमें करियर जी। बनाना चाह रहे हैं, संयोग अच्छा रहा कि आप भारतीय नाट्य अकेडमी में ही आपने पढ़ाई की और आगे वहीं पे सेवाएँ दे पाईं। संभावनाएँ थोड़ी सीमित हैं। व्यावसायिक तौर पे जो लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, आगे सस्टेन करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव आप? विजित मैं बहुत स्पष्ट बात कहूँगी, शायद मैं बहुत लकी थी कि मैं जॉब में आ गई जॉब क्रिएट हुई, लेकिन सारे लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं और रंग निश्चित तौर पे।
बिल्कुल। और रंगमंच की बात जहाँ तक मैं कहूँगी कि जब शौकिया होता था, तब स्थितियाँ दूसरी थी। आज रोज़ी-रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अगर 2 वक़्त की रोटी इंसान नहीं कमाएगा, तो वो रंगमंच नहीं कर पाएगा और रंगमंच आज भी इतना पैसा नहीं देता। शायद इसीलिए कलाकारों का पलायन धारावाहिकों की तरफ, फ़िल्म की तरफ हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिल्कुल। कि गवर्नमेंट ने ग्रांट्स देनी शुरू की थी, लेकिन उसकी अपनी एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी कि वो ग्रांट कहाँ जा रही है, और वो मुद्दे और हैं, उनको मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन सही जी, जी, जगह जी। पर सही चीज़ें नहीं पहुँच पाई, स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो जहाँ तक मैं रंगमंच की बात करूँ और ख़ासतौर से हिंदी रंगमंच की बात करूँगी मैं, क्योंकि मराठी, बंगाली जी, जी। जो व्यावसायिकता है और वहाँ पर उनके शोज़ महीनों-महीनों चलते हैं, दर्शक टिकट लेकर के शो देखते हैं। हमारे हिंदी रंगमंच में आज भी टिकट की परंपरा नहीं कायम हो पाई है। नहीं जो है। कुछ समारोह ऐसे होते हैं जो कुछ लोग कराते हैं, उसमें चूँकि सिनेमा के मशहूर एक्टर होते हैं, तो लोग बड़ी संख्या में टिकट ले लेते हैं, ज़्यादा पैसे में भी ले लेते हैं, मेरा संकेत आप समझ लेंगे। लेकिन वो साल में जी, जी। इक्का-दुक्का, सालाना उर्स की तरह वो होता है। तो रंगमंच में बहुत बड़ी चुनौती है और इसको अगर व्यावसायिक बनाना है, अगर व्यावसायिक लोग रहे, जैसे हमारे यहाँ रंगमंडल था, तो उसमें हम निश्चित तौर पे कुछ सैलरी दे पाते थे भारतीय नाट्य अकादमी, और वो टिकते थे, 3-3 साल, 4-4 साल रुकते थे, चाहे एनएसडी हो, चाहे कहीं की भी रेpertory हो। मुझे लगता है जी, जी, जी। आप प्राचीन काल से देख लीजिए, कला हमेशा जो है वो आर्थिक संसाधनों के साथ ही चली है और राजाश्रय में पली है। कलाकार को अगर रोज़ी-रोटी ही चलाने के लिए मिल जाए कुछ पैसे, तो निश्चित कलाकारों का पलायन नहीं होगा। रंगमंच में एक से एक होनहार लोग हैं जो काम करेंगे। लेकिन इस समय वाक़ई वक़्त बहुत चुनौतीपूर्ण है और रंगमंच की दशा इस स्तर पर तो शोचनीय है। इसके लिए तो मैम बहुत एक जी, जी। जी। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैम और आता है यहाँ पे कि जब हम रंगमंच को इस रूप में देखते हैं, तो जैसे सिनेमा ने अपना अल्टरनेट ढूँढा है कि वो अपने प्रोड्यूसर्स लेके आते हैं, फ़िल्में बनती हैं, फिर प्रॉफिट शेयरिंग पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अ, सिर्फ रंगमंच जो है वो अपना इस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर पा रहा है? हम पूरी तरह से सरकार पे ही निर्भर क्यों हैं? आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ सकती है? अगर इस पे आप कुछ विचार रख पाएँ अपने। अभिजीत, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जब आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं, फ़िल्मों का पूरा मीडियम ही फ़र्क है, तरीका फ़र्क है, टेक्नीक्स फ़र्क है, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। वहाँ आपको बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स मिल जाएँगे। नाटकों में एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, अभी भी हमारे यहाँ कुछ नाटकों को छोड़ दीजिए, जैसे कि कलकत्ता है, जैसे मराठी रंगमंच है, वहाँ पर व्यावसायिकता, हमारे नाटकों में व्यावसायिकता, इस व्यावसायिक शब्द को ही अभी लोग नहीं समझ पाए हैं। अगर व्यावसायिकता हुँ, जोड़ते हैं तो वो उसके स्तर पर आ जाता है और स्तरहीनता आ जाती है। व्यावसायिकता से मेरा हुँ। मतलब है कि वो सेलेबल होना चाहिए। ऑडियंस आए एग्ज़ैक्टली कमर्शियल कमर्शियल अप्रोच के साथ होना चाहिए। जब वो हुँ, आपको पैसा दे के देखे, हुँ, तो उसके लिए निश्चित तौर पर प्रोड्यूसर भी मिलेंगे। तो अभी कहीं न हुँ, कहीं ये एक लैकिंग कहूँगी कि या तो उस लेवल के नाटक नहीं बन रहे हैं, जिनको हम कमर्शियल हुँ, अप्रोच के साथ उतार सकें और हम कहें कि देखिए ये इस तरह का है और आप हमें इसके लिए पैसा दीजिए, तो निश्चित लोग पैसा देंगे। तो कहीं न कहीं मुझे हुँ, इतने सालों काम करते हुए कुछ नाटक मेरे जो वाक़ई कमर्शियल अप्रोच के थे, उसके लिए हमें प्रोड्यूसर्स मिले और हमने पैसा जुटाया, संसाधन जुटाए, तभी इतने शोज़ कर पाए शौकिया रंगमंच की वजह से, क्योंकि उसकी कमर्शियल अप्रोच हुँ, थी। तो हुँ, प्रयोग हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा प्रयोगवादी नाटक जो होते हैं, अगर वो कमर्शियल अप्रोच से हट जाते हैं, बहुत ही मतलब कठिन हुँ। इसका समायोजन है, तो वहाँ पे मुश्किल आन खड़ी होती है और अभी ये एक नया इडियम है, जिससे हम लोग लगातार जूझ रहे हैं। तो अभी भी हुँ, हमारे लिए ये मुश्किल तो है। रंगमंच पे तो मुश्किल है, हिंदी हुँ। रंगमंच में तो है। हाँ, क्योंकि मैम अगर मुझे लगता है कि अ, हमने अगर ये तरीका नहीं अपनाया तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम सिर्फ़ व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। कई बार ऐसा भी है बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी निर्देशक हैं जो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं लेकिन कागज़ी कार्रवाई में पड़ना नहीं चाहते हैं, विशेष रूप से सरकारी ग्रांट के लिए अप्लाई करना, उसको लेना और सारी चीज़ें। तो उन्हें अपने क्राफ्ट पे भरोसा है, तो क्या टिकटों की बिक्री के माध्यम से या कुछ ऐसा हम क्रिएट कर सकें कि जिसके माध्यम से हमारी कई बार ऐसा भी होता है हम टिकट भी रख रहे हैं, हाउसफुल भी हो रहा है, उसके बावजूद हाँ, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, हम सिर्फ ऑडिटोरियम का किराया निकाल पा रहे हैं।
तो ये सब स्थितियां बड़ी चुनौतीपूर्ण है। जी, मैं एक बात बताऊँ, अपने अनुभव से मैं बताती हूँ, ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही। हो क्या रहा है, जो अब मैं महसूस कर रही हूँ कि टिकट भी बिक गए, हमें शोज़ भी हमने कर लिए, जो व्यावसायिकता की बात कही, मार्केटिंग हम लोगों की बहुत कमज़ोर है। जैसे मैं कलाकार हूँ, मैं बहुत अच्छा निश्चित तौर डिज़ाइन पर। कर लूँगी लेकिन मार्केटिंग मैं खुद नहीं कर सकती। मेरे साथ एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर अगर जुड़ जाए, तो वो सही 4 बात। साल लग जाते हैं। तो जिस ग्रुप के पास उनका एक मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटिंग उनकी बढ़िया है, तो निश्चित वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब के रंगमंच का थोड़ा स्वरूप बदलना होगा। आप स्थिरता हुँ, रखिए, प्रयोग कीजिए, कलात्मकता तो रखिए, लेकिन उसको बेचने की कला भी आनी चाहिए। कला भी आनी चाहिए। और ये बिल्कुल। बेचने की कला जिसको मार्केटिंग है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जो रंगकर्मी इस चीज़ को साथ लेके चलेंगे, वो निश्चित आगे जाएँगे, वरना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं, क्योंकि क्रिएटिव आदमी मार्केटिंग नहीं कर सकता है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। तो निश्चित तौर पे, है ना? निश्चित तौर पे। तो ये 2 लोगों की जो कड़ी है, ये अगर ये मैनेजमेंट इसके साथ जुड़ जाता है और जो लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर आप देखिए तो उनका मार्केटिंग जो प्रोसेस है, जो मार्केटिंग वैल्यू है, बहुत अच्छी है। बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्रुप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी तरह से जी, जी। कॉर्पोरेट बॉडीज़ को साथ में जोड़ करके इस तरह से कर रहे हैं कि रंगकर्मी जो उस ग्रुप से जुड़े हैं, कम से कम उनकी जीविका सही ढंग से चल सके। तो बहुत-बहुत ये तो बहुत धन्यवाद मैम, बड़ा ही रोचक यात्रा चल रही है आपके साथ। आप आधी आबादी का सशक्त प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश का ही चेहरा नहीं कहूँगा, भारत में भी अगर हम गिने-चुने उन महिला रंगकर्मियों की, महिला निर्देशकों की बात करें, तो उनमें आपका नाम प्राथमिकता पे आता है। आपसे एक विशेष प्रश्न ये जानना चाहूँगा, इसका उत्तर जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिवेश में जो अभी का रंगमंच हो रहा है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या स्कोप है? विजित अब तो मतलब स्कोप ही स्कोप है। देखिए क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने शुरू किया था तो सीरियल्स इक्का-दुक्का मुझे याद है हम लोग, बुनियाद ये शुरू हुए थे। लखनऊ में बीवी नातियों वाला शुरू हुआ था और बिल्कुल स्कोप नहीं था। हम लोग तो आग में कूद पड़े थे। लेकिन आज चारों तरफ प्रशिक्षण और निश्चित सी बात है कि सीरियल्स ने और फ़िल्मों ने बहुत प्लेटफ़ॉर्म दिया है और जहाँ तक मैं अब लड़कियों की बात कहूँगी, हमारे दौर में आज से 30 साल पहले और आज बहुत अंतर आ चुका है। लड़कियाँ बहुत तीव्रता से बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं और उनके माँ-बाप खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज ये स्थिति नहीं है कि वो लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम है या वो आना नहीं चाहती या वो आ नहीं सकती। हाँ, ये बात ज़रूर है हुँ, हुँ। कि उनके अपने मानदंड क्या है, उनका अपना क्राइटेरिया क्या है, उनकी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं। जिसके आधार पर वो चुनती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन इस समय मैं कहूँगी लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है और बहुत खुला आमंत्रण है और बहुत बोल्डली और वो पूरे विश्वास के साथ, समझदारी के साथ लड़कियाँ आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा काम। चलिए, एक बहुत अच्छा संकेत आपने दिया है, उन सभी लोगों के लिए भी, उन सभी आधी आबादी के लिए भी जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, जिनमें कहीं न कहीं जिनके मन में या उनके परिवार में पशु-पेश है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अ, रेलेवेंट है, मैं वो जानना चाहूँगा आपसे। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, रंगमंच जी। एक अलग तरह की चुनौती से जूझ रहा है इस वक़्त। अ, सारे रंगकर्मी अपने-अपने घरों में कैद हैं। अगले 5-6 महीनों में भी ऐसी गुंजाइश नहीं दिख रही है कि हम मंच पे उतर पाएँगे, दर्शकों को अपना नाटक दिखा पाएँगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और रंगमंच, इन दोनों का कोई समन्वय दिखाई नहीं देता। इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके नाटक कैसे होगा? इस पे अगर आप प्रकाश डाल सकें। विजित ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत उद्वेलित भी कर रही है। देखिए धारावाहिक हो, फ़िल्म हो, उसमें तो तब भी एक बात ये है कि आप अलग-अलग बैठ के कैमरा शूट कर लीजिए, शूट कर सकते हैं। कर लीजिए और उसे आप दिखा लीजिए। रंगमंच में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जी, कुछ लोगों ने ट्राई करने की कोशिश भी की, लेकिन बात वो नहीं बनती है। देखिए ये टीम वर्क है। दूसरी बात है जो लॉकडाउन की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चलिए हमने मान लिया कि थोड़ा समय अभी निकलेगा क्योंकि देखिए ये कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, कोरोना इसका जो प्रभाव है अभी आने वाले
कई महीनों तक रहेगा और हमें इसके साथ ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगा और हम सीख रहे हैं। जहाँ तक हमारे रंगमंच की बात है, जो मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, चारों तरफ लोगों से बात कर रही हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि हम ऑडियंस को बुलाएँगे और उनको सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठा दिया, सैनिटाइज़ करा दिया, मास्क पहना दिया, लेकिन मंच पे कैसे करेंगे? क्या हम सीन नहीं करेंगे, इंटीमेट सीन नहीं करेंगे या रेडियो वाली एक्टिंग मंच पर करेंगे? ये बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है रंगमंच के लिए। तो हर बार क्योंकि कला कभी रुकी नहीं है, हर बार आई हैं, मुसीबतें आई हैं, तो उसने अपना स्वरूप बदला है। इस काल में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है और बहुत सारी चीज़ें एहतियात बरतनी पड़ रही हैं, तो मुझे लगता है रंगमंच का शायद एक और नया इडियम तलाश करना पड़ेगा हमें। और ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम सर्च कर रहे थे कि हम किस तरह से एक जैसे कहते हैं ना एक नई भाषा तैयार करनी पड़ेगी, तो रंगमंच की भी शायद एक बार अब फिर से नई रंग भाषा तैयार करने का मौसम आ गया है। जैसे फ़िल्म में घर बैठे किया, तो पता नहीं वो क्या होगा, हम भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के कि घर में एक छोटा-सा जी, सेट बना लें, उससे रिलेटिव दूसरे से कहें तुम ऐसा बना लो जिसको जब जोड़े तो लगे, तो लेकिन ये बड़ा कठिन है क्योंकि एडिटिंग और ये सारी चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि डिस्टेंस थिएटर तैयार हो, मुझे नहीं मालूम मैं उस प्रयोग में जूझ रही हूँ और अगर कुछ बन के आ गया तो निश्चित आप लोग के सामने आएगा और शायद ये एक नई रंग भाषा का थिएटर होगा। क्योंकि जब स्थितियाँ सामान्य होंगी तो फिर रंगमंच अपनी गति पर आएगा, लेकिन अगर यही हाल रहा, तो इसने हमारे सामने एक चुनौती भी दी है, प्रश्न भी खड़ा किया है और शायद एक नई दिशा, अच्छी या बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो हमेशा अच्छी बात सोचती हूँ, तो शायद एक नई रंग भाषा का नया थिएटर गढ़े जैसे हम थर्ड थिएटर करते थे, टेरेस थिएटर करते थे, इंटीमेट थिएटर करते थे, पुअर थिएटर करते थे, तो शायद अब इस तरह का एक नई रंग भाषा का कोई और नया थिएटर आए, होम थिएटर आए, आई डोंट नो मैं तलाश में हूँ। अ, मैम वर्तमान में जो लोग सारे रंगकर्मी घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई जी। टास्क देना चाहेंगी आप? अभी वो क्या करें घर में बैठ के? क्योंकि एक समय तक तो सबने बहुत उत्साह के साथ बहुत सारे नाटक पढ़े, कहानियाँ पढ़ी और उपन्यास पढ़े। लेकिन अब वो दौर आ गया है, लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं कि एक अजीब-सी शिथिलता आ रही है। तो उनको कोई जी। संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल देना चाहूँगी। देखिए ज़िंदगी है और उसके साथ संघर्ष है। ज़िंदगी है तो संघर्ष है, ये जुड़ा हुआ है। इस लॉकडाउन में मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे लोग विचलन की स्थिति में आ गए हैं। पहली बात मैं यही कहूँगी कि आशावादिता मत छोड़िए। ये कहने में बड़ा आसान लगता है लेकिन इसको करने में पसीने छूट जाते हैं। मैं सिर्फ़ वो बात कहती हूँ जो मैंने खुद आज़माई है। ज़िंदगी में बहुत सारे जी। उतार-चढ़ाव, संघर्ष, कठिन दौर आया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कभी अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, ज़िंदा-दिली नहीं छोड़ी और मेरा ये मानना है कि आँसू वो जो है वो आपके निजी हैं और खुशी सबसे बाँटने की चीज़ होती है। तो पहली बात तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम काम कर रहे होते थे नॉर्मल सिचुएशन में तो लगता था यार लिखना मेरा छूट गया, लिख के ट्राई करें, ठीक है, कच्चा-पक्का जैसे भी हुँ, आप बैठ कर के लिखिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ऊब जाते हैं, उनको नया रंग देना शुरू कीजिए और हो सकता है कि आपके इस तरह से करते-करते तमाम कहानियाँ हैं कविताएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिनको अगर आप ढूँढें और एक्सप्लोर करें, तो निश्चित जब आप नॉर्मल मोड में आएँगे, तो आपके पास बहुत सारा संकलन होगा। मैं कर रही हूँ। हो सकता है आने वाले समय में मेरे द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको मिले हैं और मैं लगातार जुड़ी हूँ। अभी मैंने लॉकडाउन में ही एक नया नाटक महामना मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर लिखा और वो कंटेम्परेरी रेलेवेंस पे जब गुरु शिष्य परंपरा पर कितना घात-प्रतिघात हो रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, उस समय मालवीय जी का वो चरित्र सामने आता है, उस नज़रिए से मैंने लिखा है और बहुत खूबसूरत नाटक तैयार हुआ है 1.5 घंटे का। ये भी लॉकडाउन की उपलब्धि है मेरी और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मैं और कर रही हूँ, सामने आएगा तो आप हुँ। सबसे शेयर करूँगी। तो मैं सलाह क्या हूँ देने वाली, सभी पढ़े-लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन बस जो चीज़ आपने नहीं की, उस पे हाथ आज़माइए, ना किसने हाथ रोका है। शायद कुछ और अच्छा आप रच लें, तो करिए और मुस्कुराते रहिए बस। उम्मीदों का दौर चल रहा है, बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो हमें नया हौसला दे रहे हैं, नई उम्मीदें दिखा रहे हैं। आपकी उम्मीद क्या कहती है? कब पटरी पे लौटेगा जीवन? फिर से एक बार? मैं तो बहुत उम्मीद रखती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अम
दिसंबर तक, क्योंकि हमने जीना सीख लिया है। 5-6 महीने में हमारी पटरी पे गाड़ी आ जाएगी और जब तक गाड़ी आ रही तब तक हम अपना ईंधन इतना भर लें अपने अंदर, अपनी ऊर्जा से, अपनी पढ़ाई से, अपनी रचनाओं से, रचनात्मकता से, कि जब गाड़ी पटरी पे आए तो आने वाले कई सालों तक हम दौड़ते रहें बिना शिथिल हुए। और ये रचनात्मकता का दौर है। मैं कहती हूँ घर के अंदर है तो बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन चीज़ों को हमने कभी नहीं आज़माया वो हम आज़मा सकते हैं। तो बस लेकिन बात यही है ना विजित की सोच की और अप्रोच की। तो आशावादिता तो होनी पड़ेगी और आप खुशियाँ तो आप कहीं भी ढूँढ सकते हैं। बात वही है। छोटे-छोटे पक्षी हैं, बोलते हैं, मुझे तो साउंड सुनने में बड़ा मज़ा आता है। कैसे-कैसे पक्षियों की आवाज़ें सुनती हैं, वो मुझे बहुत सारा रंग संगीत क्रिएट करने में मेरी मदद करती है, मैं उनका भी संकलन कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी जी, जी। पोथियाँ मैं सजा रही हूँ। जब पटरी पे आएगी तो उनका निश्चित प्रयोग करूँगी। लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और कुछ नए इडियम के नाटक भी लिख रही हूँ। आपने हम पूरी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपका जो अगला नाटक आपने जो लिखा है जी, 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 एक कुछ कह बात रही हैं आप? करके बहुत अच्छी बात ही जी। छूट रही थी। हम लोग आजकल मोबाइल पे बहुत बातें करते हैं। कभी-कभी फ़ेसबुक पे किसी ने कोई तार छेड़ दिया और उसपे बहुत बात होती है, पॉलिटिकल बात होती है, साहित्यिक बात होती है। मेरे कुछ मित्र हैं कि कभी-कभी ऐसी बातें छोड़ देते हैं संकेत के, तो फिर मैं उस गुत्थी को खोलती हूँ। तो मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक डायरी में वो सारा लिखा। तो आने वाले समय में आपको शायद मैं साइबर नाटक भी दिखाऊँ। वो बहुत क्या बात है! जिसमें इमोजी आई तो मैंने उसके डायरेक्शन में वो भी लिख दिया, उसने बोला, हमने कहा और इस तरह की जो रंग भाषा तैयार हो रही है, जो हम मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे और मैसेंजर्स पे बात करते हैं और इतनी नाटकीय बातें होती हैं कभी-कभी कुछ लोगों के साथ कि मुझे लगा ये तो अपने आप में बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है। आप उसपे शॉर्ट फ़िल्म बना सकते हैं, उसपे छोटे-छोटे आशु नाटक जैसे हाइकू होती है तो आप हाइकू नाटक जी, जी, जी। हाइकू जी, नाटक जी, की जी, मैं जी। रच रही हूँ। जी, जी। डिजिटल फॉर्म में बहुत खूबसूरत चीज़ शायद मैं ले आऊँ, मैं नहीं हम सत्र के शायद आखिरी कुछ पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अ, आप भारतेंदु नाट्य अकेडमी की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अ, पूरे भारत में जो लोग भी रंग कर्म कर रहे हैं कहीं न कहीं जब वो अ, एक प्रोफ़ेशनल एजुकेशन लेने की बात आती है, तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी की तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देखते हैं। जो लोग आना चाहते हैं, एक नई पारी की शुरुआत करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी की, उनके लिए क्या तैयारियाँ होनी चाहिए अगर आप हमें बता सकें? बिल्कुल जो लोग भारतेंदु नाट्य अकेडमी आना चाहते हैं या किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, मैं चूँकि भारतेंदु नाट्य अकेडमी से जुड़ी हूँ, तो मैं यहाँ की बात करूँगी। जी, निश्चित बहुत तौर पे। सीधी-सी बात है, मैं बहुत साफ और बहुत सरल शब्दों में बात करूँगी कि जब भी आप अपनी रुचि की कोई चीज़ भी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करते हैं। आपको अगर एक शर्ट खरीदनी होती है, तो आप ब्रांड तय कर लेते हैं और जाते हैं और उसी ब्रांड की बीसों जगह देख के खरीदते हैं। रंगमंच में यूँ ही उठ कर के आप आकर के काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो जिजीविषा होनी चाहिए कि आपने अपने ऊपर कितनी तैयारी की, कितने नाटक पढ़े, कितने नाटक देखे, जिस शहर में हैं उस शहर का रंगकर्म कैसा है, वहाँ के साहित्यकार कौन है, वहाँ की खास बात स्पेशलिटी क्या है। इन तैयारियों के साथ जी, और जी। उसके अंदर जो हुनर है वो तो हम यहाँ पर देखते ही हैं। तो अगर आप इतनी तैयारी करके यहाँ आएँगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन भी होता है और आप धीरे-धीरे प्रशिक्षण लेकर के पारंगत भी हो जाते हैं। तो मेरा नवागंतुकों से और जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अगर वो ड्रामा में आना चाहते हैं रंगमंच पे तो बहुत सत्य बात बोलूँगी कि बहुत कठिन डगर है इस पनघट की, बहुत संघर्ष है, ये हँसी-मज़ाक का खेल नहीं जिसे कहते हैं ना कि आपको मतलब सब कुछ घर फूँक तमाशा देखना है, तो तभी आप निश्चित करके और बिल्कुल इस कठोर व्रत के साथ इस फ़ील्ड में आइए और निश्चित तौर पे अगर आप मन से करेंगे तो आपको तकनीकी तौर पे भी आप बहुत एनरिच होंगे, सैद्धांतिक रूप में भी होंगे और फिर फ़ील्ड आपके सामने है, जिसमें भी पारंगत होंगे उसमें आप जा सकते हैं। प्रशिक्षण आपको बहुत माँझता है, तो लेकिन उसके लिए बस इस कर्तव्य निष्ठता की और अप्रोच की और सोच की बहुत ज़रूरत है युवाओं के लिए। डगर ज़रूर कठिन है लेकिन इसी कठिन डगर में आप जैसा एक नाम आता है तो एक उम्मीद जगती है कि आपने एक मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे लोग जो एस्पायरिंग रंगकर्मी बनना चाहते हैं, वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, रंगकर्म में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। अ, मैम हम लोग इस सत्र के आखिरी चरण में हैं और ये सत्र बिना आपसे कुछ सुने
जी। कोई संवाद हो, कविता हो, कुछ भी हो, बिना आपसे कुछ सुने इस सत्र के समापन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपसे विशेष अनुरोध है, कुछ अगर आप हमें सुना सकें। ज़रूर विजित, मुझे बहुत खुशी होगी। हालाँकि मैं अभी इसको एक्सपोज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने आपका इतना मीठा अनुरोध है, मैं टाल नहीं सकती। मैं इस जी, लॉकडाउन में मैं एक प्ले लिख रही थी और छोटी क्या कास्ट बात! लड़की के लिए। ये एक मेल और फीमेल के बीच रूहानी इश्क की बाबत है, बहुत कहानी है और ख़तों के माध्यम से बात होती है। तो तुम्हारा हुँ, अपना इस देखिए हर एक की ज़िंदगी में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसकी ज़िंदगी में कोई एक टर्निंग पॉइंट किसी व्यक्ति के रूप में आता है, जो ज़िंदगी की दिशा, सोच बदल देता है और वो कोई ख़त भी हो जी, जी। सकता है। तो ये तुम्हारा अपना, ये कौन है ये तो मैं नहीं बताऊँगी, मैं वो पढ़ना चाहूँगी, हुँ, मेरे हुँ, दिल के बहुत करीब है ये। मैंने एक सीन निकाला है और जी, उसमें जो पुरुष पात्र है वो बात कर रहा है लड़की से, उसको लिखने की आदत है तो जी, जी। कहता है वो, सुनिएगा। तुमने लिखा हुँ, था, हुँ, नज़र में जुल्मत, हुँ, बदन में ठंडक, जमाल कितना अजीब-सा था। मैं उसकी चाहत में घर से निकली तो हाल कितना अजीब-सा था। न मैंने उसको खुतूत क्या बात! लिखे, न उसने मेरी पनाह चाही। दोनों को अपनी बेखुदी पर मलाल कितना अजीब-सा था। वो अपनी रातों में क्या बात! चाँद देखे, मैं अपनी रातों में उसको सोचूँ। बदलते लम्हों में सोच का ये विसाल कितना अजीब-सा था। सफ़र अकेले ही काट लोगे? उसने पूछा तो रो पड़ी मैं। जवाब कितना अजीब-सा था, सवाल कितना अजीब-सा था। सवाल कितना वाह! अजीब-सा था। हर एक सफ़ीर को है महफ़ूज़ रास्तों की तलाश, हिफ़ाज़तों का तसव्वुर भुला सको तो चलो। देखो दोस्त, अगर ज़िंदगी में हिफ़ाज़तें तलाशती रहोगी तो सिवाय घुटन के कुछ नहीं मिलेगा। ज़िंदगी तो हिफ़ाज़तों से परे बेलौस ख़ताओं का नाम होती है। तुम ख़ता करने से डरती हो? मैं कहता हूँ ये ख़ता कर ही डालो। अपने सिमटे हुए पंखों को खोल कर उड़ने की कोशिश तो करो। क्या खूब लिखती हो, पर कभी कागज़ पर तो लिखो। अपनी रूह के लफ्ज़ों का जामा पहनाकर कलम में पिरोते हुए एहसासों के कुछ कसीदे तो काढ़ो। बस। क्या बात है! बहुत-बहुत धन्यवाद मैम अपनी इस सबसे नवीनतम ये रचना भी को करती हमसे हूँ। साझा करने के लिए। ये मैं कहूँगा कि पहली बार ये रंग समागम के प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसको सुना रही हैं हमारे दर्शकों को। बहुत अंतस के संपूर्ण आदर के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मैं आपको बहुत-बहुत बताना चाहूँगा कि ये रंग समागम का पहला सत्र है और इस पहले सत्र को आपने अपनी सहमति दी, आप यहाँ उपस्थित हुईं और अपनी रचना को पहली बार यहाँ प्रस्तुत की, अपने इतने सारे विचार साझा की। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपने जो यहाँ पे अपने विचार रखे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक इससे प्रेरित होंगे और रंग कर्म को और उम्दा तरीके से आगे बढ़ाएँगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया विजित, और मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे और भी जो साथी कलाकार आएँगे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति रंग समागम।